गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। दोबारा वेलकम है माई लर्निंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम लोग लेक्चर लेके आए हैं, मतलब जैसे आपको मालूम रहता है कि मंडे और ट्यूसडे क्या होता है, क्लास 9th और 10th के वीडियोस आपको मिलेंगे, और बाकी डेज क्या रहता है आपका 11 एंड 12th क्लास, ठीक है ना, वेडनेसडे टू सैटरडे। तो आज क्योंकि ट्यूसडे है तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया लेक्चर क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर पे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये जो है पहला चैप्टर है और इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, अगर आप अब देखेंगे तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। और लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था वो था क्या, वो था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो किसी जो सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जल्दी से क्या करते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं। तो रिकैप में यही है कि अगर आप सॉलिड स्टेट देखोगे तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या हीट दिया जाता है तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, वो उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और किस में चले जाते हैं, लिक्विड में चले जाते हैं। और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। फर्दर और भी जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मतलब और जब हीट प्रोवाइड किया जाता है, तो फर्दर लिक्विड से किस स्टेट में चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में ये चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि दोबारा हीट बढ़ाने पे क्या होता है बच्चों, ये जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है। और जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं और रैंडम मोशन करने लगते हैं। और रैंडम मोशन करने की वजह से क्या होता है, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने ये देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, ठीक है ना। और अगर इसको कूल डाउन कर देंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको गैसियस से किस में आना है, यहाँ पे मैं ये बात बता रहा था आपको एक्चुअल में कि सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाना है तब भी क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इसका अपोजिट करना हो, क्या करना हो बच्चों, इसका अपोजिट करना हो, जैसे देखिए दोबारा देख लेते हैं। सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से किसको जाना है आपको, सॉलिड से आपको जाना है लिक्विड में। फर्दर लिक्विड से किस में जाना है आपको, गैसियस स्टेट में जाना है। किस में जाना है बच्चों, गैसियस स्टेट में जाना है। अगर जस्ट मैं इसका अब अपोजिट करूं, मतलब मैं वापस आना चाहता हूं, ऐसे समझ लीजिए। अब गैसियस से किस में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, गैसियस से किस में आ रहे हैं आप लोग, वापस लिक्विड में आ रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा देखिए, तब क्या चेंजेस होंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है बच्चों, हम लोग को हीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, हीट, जो कि ऊपर लिखा था मैंने। और लिक्विड से जब गैस जा रहे हैं तब भी क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर गैस से मैं लिक्विड में आ रहा हूँ तब उससे मैं क्या करना पड़ेगा, आपको कूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूल। और इधर भी क्या करना पड़ेगा, आपको कूल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, तो क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। ये जब आप देखोगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं हीट करेंगे, लिक्विड से गैस जा रहे हैं हीट करेंगे, लेकिन जब वापस आना रहेगा तो कूल करेंगे। अब आगे आइए इन प्रोसेसेस के नाम देख लेते हैं, कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो क्या बोला जाता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगर आप सॉलिड से किस में जाते हो, लिक्विड में जाते हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फ्यूजन। क्या नाम देते हैं, फ्यूजन। सिमिलरली अगर आप लिक्विड से किस में जा रहे हो, गैसियस में जा रहे हो, तो इसको नाम क्या देते हैं बच्चों, इसको नाम देते हैं वेपोराइजेशन। क्या नाम देते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, इसका अपोजिट कर रहे हो, जैसे गैस से लिक्विड में जा रहे हो,
तो इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देते हैं कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है। और अगर आप लिक्विड से क्या जा रहे हो, सॉलिड में जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन बोल लो या फ्रीजिंग बोल लो। सॉलिडिफिकेशन जैसा कि दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, एक एक करके मैं लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे चीज आपको एक ध्यान देनी है कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, फिर गैस से अगर लिक्विड में जा रहा है तो कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है आपको। ठीक है, और छोटा सा पॉइंट क्या है? जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है उस प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है किसी प्रोसेस के दौरान तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कंडेंसेशन आपका क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं फ्यूजन क्या होता है। देखें, तो पहला मैं आपको लिखवा रहा हूं फ्यूजन। फ्यूजन किसको कहते हैं? तो फ्यूजन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड में किसकी बात कर रहे हैं? आइस की। ठीक है, इनटू लिक्विड। लिक्विड में क्या लेंगे आप? वाटर। तो अगर उस प्रोसेस या वो प्रोसेस जिसके दौरान आपका सॉलिड किसमें बदल जा रहा है? लिक्विड में बदल जा रहा है। सॉलिड यहाँ पे आइस मान लिया मैंने और लिक्विड क्या ले लिया? वाटर। उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्यूजन कहा जाता है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन किसको कहते हैं? अब वेपोराइजेशन में आप देख पा रहे हैं कि लिक्विड से किस में जा रहा है? गैस में। तो लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर। कन्वर्ट्स इनटू वेपर। अगर वेपर में बदल जा रहा है कोई लिक्विड तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम लोग? कंडेंसेशन। अरे वेपोराइजेशन कहा जाता है, मतलब वेपर में बदल जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगला ये तीसरा क्या है? तीसरा देख लीजिए, कंडेंसेशन देख लेते हैं। कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? गैस से किस में जा रहा है? लिक्विड में। तो आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। वह प्रोसेस जिसके दौरान कोई वेपर या कह सकते हो वेपर किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। तो वेपर लिक्विड में कब बदलेगा? जब एनर्जी रिलीज कर देगा। इसीलिए कंडेंसेशन को क्या नाम दिया जाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम दिया गया है। ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे आइए, आगे है क्या? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो फ्रीजिंग। इसको एक और नाम दे सकते हो, फ्रीजिंग भी बोल सकते हो तुम, अगर चाहिए तुमको और अच्छे से याद करना है। फ्रीजिंग मतलब जमा देना, जो कि तुम जानते हो अच्छे से। तो इसमें क्या होता है? कोई लिक्विड है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं? फ्रीज कर दे रहे हैं, जिससे वो सॉलिड में बदल जा रहा है। उसी प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ऐसे समझ लो। या किसी लिक्विड को सीधे सॉलिड में बदलना, वो क्या कहलाता है?
सॉलिडिफिकेशन। तो लिख सकते हो द प्रोसेस इन विच, ठीक है, सब वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिख लो या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन यहाँ पे भी लिख लो, द प्रोसेस इन विच, तुम्हारी मर्जी है जैसे लिखना चाहो, बस ये याद रखना कौन किस में चेंज हो रहा है। इन विच लिक्विड फ्रीजेस टू, ठीक है, फ्रीजेस टू सॉलिड, यहाँ लिख दो लिक्विड फ्रीजेस या चेंजेस टू सॉलिड। वह प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड क्या होता है सॉलिड में बदल जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉलिडिफिकेशन का नाम दिया जाता है। ये चीज हो गई। अब एक आते हैं और चीज सीखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली किस में जा रहे हो, सॉलिड से आप डायरेक्टली जा रहे हो किसमें, गैस में, विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अगर हम लोग को नॉर्मली जैसे हम लोग आइस ले ले, तो आइस को पहले मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद फिर उस लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस लिक्विड को हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वेपर में बदल जाता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड है जिससे वो डायरेक्टली गैस में जाना चाहता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ने क्या नाम देते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को नाम देते हैं सब्लिमेशन। क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट देखोगे तुम, इसका अपोजिट देखोगे कि मतलब गैस से सीधे किस में चला गया, सॉलिड में, तो उसको हम नाम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं डिपोजिशन। क्या नाम देते हैं बच्चों, डिपोजिशन नाम दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि किसको क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। सॉलिड से गैस में जा रहा है तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ रहा है तो डिपोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि सब्लिमेशन क्या होता है। आइए देख लीजिए सब्लिमेशन। कितने पॉइंट हो चुके थे, 4 हो चुके थे, 5वां है सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच, इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली goes या directly changes to gas without going into liquid state is known as sublimation। ठीक है बच्चों, तो वह प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग कोई सॉलिड डायरेक्टली तुम्हारे गैस में चले जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में चेंज ही नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। सिंपली डिपोजिशन भी वही है, गैस से सीधे सॉलिड में चला जाना विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, तो ये डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देख लो पहले, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में तुम कैंपर ले सकते हो, ठीक है, कैंपर मतलब कपूर, और शायद नैप्थलीन भी ले सकते हो। नैप्थलीन एक कंपाउंड होता है, आगे जाओगे तो सुनोगे तुम, ठीक है। तो ये सब क्या है तुम्हारे डायरेक्टली, ये सब कैसे हैं, ये सब ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चले जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे, इसलिए इनको इनको हम लोग वोलेटाइल सॉलिड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, वोलाटाइल सॉलिड भी बोल सकते हो। वोलाटाइल सॉलिड मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मतलब इजीली चेंज, इजीली क्रिएट्स वेपर, जो आसानी से वेपर क्रिएट कर लेता है, या ये बोल सकते हो इजीली चेंजेस टू वेपर, जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। और जो आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हमें, ठीक है बच्चों।
आगे आइए, आगे क्या है? आगे लास्ट है डिपोजिशन, तो डिपोजिशन भी देख लीजिए। डिपोजिशन किसको कहते हैं? तो डिपोजिशन होता है क्या? डायरेक्टली गैस से किस में जा रहे हैं? सॉलिड में। तो यहाँ पे लिख सकते हो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच विच सॉल ड्यूरिंग विच गैस इज डायरेक्टली converted to gas directly converted to solid without without going into liquid state। लिक्विड स्टेट, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर हम करना चाहें किसी गैस, जैसे कि वेपर है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल से बदल जाता है, फिर उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। और फ्रीज करते हैं तब हमको जाके क्या मिलता है? सॉलिड मिलता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, कोई वेपर रहेगा अगर तो गैसियस स्टेट में रहेगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम लोग डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये था हमारा क्या, सब फिजिकल स्टेट थे, किसको किस में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है, देख लो। ठीक है, अच्छे से मैंने बताया हुआ है किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया हुआ है, तो ये तुम याद रखना एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड में जाना क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जाने को क्या बोलते हैं, फिर गैस से अगर वापस आना है तो उसको क्या बोला जाएगा, और लिक्विड से दोबारा सॉलिड में जाना है तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, आइए पहले डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यहीं पे डिस्कस कर लिया जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सॉलिड तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई तुम्हारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड मार के चल रहे हैं, उसके हिसाब से ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। तब वो 100, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस एट कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, या इसको 760 टॉर कर सकते, टॉर भी कर सकते हैं। ये सब प्रेशर का यूनिट है आपस में, ठीक है ना, बाद में आगे जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए याद रख सकते हो। तो एक एटीएम पे जो वाटर का वॉल्यूम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर इससे ज़्यादा कम होता है, जैसे हम लोग ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एल्टीट्यूड्स पे, हाई पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो सब आप आगे जान लोगे अच्छे से, लेकिन हमने यहाँ पे बस डिफिनीशन से मतलब है, तो ये सब हटा देता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट तो बोल सकते हो द टेम्परेचर at which a solid changes to liquid, changes into liquid, बोल सकते हो changes into liquid at atmospheric pressure। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान के ये चीज़ बताई गई है, ठीक है, स्टैंडर्ड लेके कर सकते हो। तो उस केस में वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है आपको, पहला पॉइंट इसमें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितनी होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है,
जो कि होता है कितना, देखोगे तो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको बोल सकते हो 273 कैलोरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अलग अलग सॉलिड्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। एवरी सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हो एवरी सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये नहीं कि बस आइस का जीरो है तो और किसी और सबका भी जीरो होगा, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग होता है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको और उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, उसमें 373 केल्विन आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिख सकते हो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स, या आप लोग बोल सकते हो चेंजेस टू वेपर। वह टेम्परेचर जिस पे कोई क्या हो, जिस पे कोई लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो सिंपल सा इसमें आपको लिक्विड का याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हर हर जितने भी लिक्विड्स हैं, जैसे वाटर का इतना हो गया 100 डिग्री, अलग प्रकार के लिक्विड्स आएंगे तो उनका अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स हैं, तो डिफरेंट सॉलिड्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। यहीं पे मेल्टिंग पॉइंट मैंने बात की कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस के लिए। यहीं पे अगर आप मेल्टिंग पॉइंट लोगे किसका, जैसे कि कॉमन सॉल्ट का मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें लिखूं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। जैसे नमक है ना, नमक को आपको पिघलाना है, ठीक है, नमक नहीं जल्दी पिघलता है क्योंकि वैसा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आप आगे जाओगे तो सॉलिड्स में पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ आयंस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच होता है, इसलिए। तो इसका अगर तुम मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट तो वो शायद कितना आएगा, 1260 डिग्री सेंटीग्रेड या इसी के आसपास वैल्यू है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा है, अगर इतने ज़्यादा पे NaCl को हीट करोगे तो किस में चला जाएगा, मोल्टेन स्टेट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, मोल्टेन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हर एक सॉलिड्स का अलग अलग होता है, वैसे ही लिक्विड्स का अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको बोल सकते हो क्या, 373 कैल्विन, ठीक है। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कैल्विन में बदलना मैंने आपको सिखाया था, कैल्विन इजकल टू कितना होता है, देखो कैल्विन इजकल टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 लिख लो, या इसकी जगह लिख सकते हो 273। तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है, देखो 100, तो 100 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, के इजकल टू 100 + 273, कितना आ गया, 373 कैल्विन। तो इस हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना है, 373 कैल्विन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या करना है, आपको याद रखना है। अब आइए, मेल्टिंग पॉइंट हमने सीख लिया, बॉइलिंग पॉइंट सीख लिया, ठीक है ना, कितना होता है। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे इसके बाद, देखिए इसके बाद एक टॉपिक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उनके नेम से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे इसमें लेटेंट का मतलब होता है हिडन, क्या मतलब होता है, हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ,
मतलब छुपी हुई हीट एनर्जी, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मैटर का आप स्टेट चेंज करते हो ना, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितना है, कौन कौन से फिजिकल स्टेट हैं, उसमें आ सकता है आपका सॉलिड आ जाएगा बच्चों, लिक्विड आ जाएगा, और क्या आएगा, गैस आएगा। तो यहाँ पे अगर सॉलिड लिक्विड गैस में आप क्या करो, फिजिकल स्टेट कोई मैटर है किसी में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप कोई सब्सटेंस का मैटर चेंज कर रहे हो तो उस समय जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है उसके दौरान, उसी को हम लोग लैटेंट हीट कहा जाता है। और हिडन एनर्जी इसलिए इसको कहा गया कि मान लो अगर आइस को आप मेल्ट कर रहे हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, तो जो एनर्जी आप उसको दोगे, तो एनर्जी से वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो एनर्जी का यहाँ यूज कर ली जाएगी, वो एनर्जी यूज कर ली जाएगी इन द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट को चेंज करने में यूज कर ली जाएगी, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये था आपका लैटेंट हीट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड या एब्जॉर्ब्ड, रिक्वायर्ड या रिलीज। आइए पहला देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सॉलिड किस में जा रहा है, सॉलिड से कोई किस में जा रहा है, देखिए सॉलिड से अगर कोई जा रहा है किस में, लिक्विड में, किस में जा रहा है, लिक्विड में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको क्या नाम देते हैं, इसको कहा जाता है फ्यूजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid। अगर आप स्टैंडर्ड मार लो 1 kg लिक्विड के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, 1 kg, 1 kg सॉलिड के लिए, 1 kg लिक्विड के लिए वेपोराइजेशन बोलेंगे उसको। और अगर फ्यूजन है तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो 1 kg सॉलिड को अगर हम लोग लिक्विड में बदल रहे हैं तो उसके लिए जो हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट पे तो कोई सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई सॉलिड 1 kg है, उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसको क्या करके ले जाके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल रहेगा आइस इंटू किस में जा रहा है, वाटर, ठीक है, दोनों तरफ आ सकता है तो दोनों तरफ एरो में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आइस से आप वाटर में जा रहे हो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो केवल यही रहने देते हैं, ठीक है। ये था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे आइए देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, और मैं उसको किस में चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं हीट कर रहा हूँ और वेपर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। किस में चला जाएगा,
वेपर मतलब कि गैसियस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 1 kg लिक्विड के लिए, ठीक है, ताकि वो किस में चला जाए, वेपर में बदल जाए, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी, भाई हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी required to change 1 kg of 1 kg of liquid into vapor, मतलब गैसियस स्टेट, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही तो कोई लिक्विड क्या होगा, आपका वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के, ठीक है ना, हाँ, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई ना कोई लिक्विड का स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिससे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उस पे अगर हम लोग कितना अमाउंट ऑफ हीट दें कि जिससे 1 kg लिक्विड किसमें चला जाए, वेपर में या गैसियस स्टेट में बदल जाए, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया जाता है। ये भी हिडन हीट है। तो जब आप दोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लिक्विड का, वो किस में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा अपना स्टेट चेंज करने, मतलब लिक्विड अपना वेपर में जाने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो क्या, एग्जाम्पल में लिख सकते हो जैसे लिक्विड से किस में जाना है आपको, वेपर में जाना है। वेपर मीन्स यहाँ पे गैसियस स्टेट में जाना है, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 kg लिक्विड के लिए, उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये था हमारा लैटेंट हीट ऑफ वो, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आगे चलते हैं, अगला वाला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक कह रहा है क्या, अगला टॉपिक कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे, आप कहेंगे गैसेस पे हम लोग मेनली बात करेंगे। किसके लिए टॉपिक का नाम दिया गया है, गैसेस का, मेनली गैसेस के लिए देखेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उनको तो प्रेशर लगा के आप लोग कंप्रेस कर ही नहीं सकते। सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सॉलिड पे चेंज ऑफ प्रेशर करने का, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो वो नॉन कंप्रेसिबल है। सेम चीज यहाँ पे देखोगे आप, सेम चीज अगर आप देखोगे लिक्विड्स के केस में, तो लिक्विड्स भी क्या आते हैं आपके, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, तो उन पे भी नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो लिखते हो नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते तो कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो इफेक्ट किस पे पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है गैसेस पे, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, गैसेस पे पड़ेगा, गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, गैसेस के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि कोई वेजल है, ठीक है ना, मान लीजिए वेजल है ये, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कहीं कहीं पड़े हुए हैं, रैंडम बना देते हैं। ठीक है, तो अगर इस पे मैं क्या करूँ, पिस्टन लगा के कंप्रेस करूँ, ठीक है, पिस्टन कंप्रेस करने के लिए मान लीजिए पिस्टन है, ठीक है, बड़ा सा,
पिस्टन यूज टू अप्लाई प्रेशर, प्रेशर या कंप्रेस, प्रेशर या कंप्रेस करने के लिए किया जा रहा है। तो जब क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स हैं ये सब, तो गैसियस पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत दूर दूर होते हैं गैसियस पार्टिकल्स, उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो जब आप क्या करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कंप्रेस करोगे तो ऑन कंप्रेसिंग क्या होगा, ऑन कंप्रेसिंग ये चीज क्या होगी, तुम देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे पास आने, कितने है ना, तो देखोगे धीरे धीरे पास आना शुरू कर देंगे वो। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे, पास आना शुरू कर देंगे कंप्रेस करने की वजह से। ठीक, तो कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो पास आना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, पार्टिकल स्टार्ट टू गेट क्लोजर, देख सकते हो, पार्टिकल स्टार्ट टू गेट क्लोजर, पार्टिकल्स स्टार्ट टू गेट क्लोजर। तो प्रेशर लगा के गैसेस पे क्या किया जाता है, उनको लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है ना, बाय अप्लाइंग प्रेशर, यहाँ पे लिख सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड reducing temperature gases can be liquefied। तो गैसेस को क्या कर सकते हैं हम, लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे पार्टिकल्स पास पास आएंगे, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर तुमने हाई किया है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तुम्हारा तो उससे फर्क ये पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एट हाई टेम्परेचर, at a high temperature particles will have higher kinetic energy, particles will have higher kinetic energy, so they won't come closer। अब एक और से तुम प्रेशर लगाओगे, दूसरी ओर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, ये कंप्रेशन आपका काम नहीं आएगा। काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के पार्टिकल्स का रैंडम मोशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पास पास नहीं आएंगे। ठीक है, वो क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो उनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक छोटा सा पॉइंट, और छोटा सा पॉइंट वो क्या होगा, छोटा सा पॉइंट ये है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर gases can be liquefied, गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर आगे क्या कर सकते हो, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको घटाना पड़ेगा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, गैसेस आपके लिक्विफाई हो सकती। तो ये थे कुछ क्या हमारे आज के टॉपिक्स। ठीक है ना, आगे देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या। ठीक है, आगे इवोपोरेशन है और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपोरेशन है। ठीक है, तो इससे पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ यहाँ पे, जरूरी चीज़ें। जरूरी चीज़ क्या है देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं क्या लेता हूँ, आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दो बर्तन लेता हूँ। ठीक है, बर्तन मतलब वेसल, दोनों में लिक्विड्स भरे हुए हैं, वाटर, मान लीजिए वाटर भरा हुआ है,
सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं लिक्विड वाटर। ठीक है, मानते हैं ये मानते हैं बीकर है, और ये बीकर भी, दोनों में वाटर ही है, H2O ही है। H2O मतलब वाटर। इधर भी क्या है, तो एक पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। यहाँ पे हीट दिया जा रहा है इसको, एक्चुअल में हीट गिवन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ही इसको खुला छोड़ दिया गया। तो आप देखोगे कि एक जगह हीट दे रहे हैं, यहाँ पे एक खुला छोड़ दिया गया, तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं किनारे वाले, बीच वाले नहीं, क्योंकि बीच वालों पे देखोगे तो चारों ओर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, किनारे वालों पे केवल इसका और इसका लग रहा है। ठीक है, तो इस पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ पे देखो इस वाले किनारे पे ऊपर और नीचे से ही, बस इधर लेफ्ट से और नीचे से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जो किनारे वाले पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे किस में चले जाते हैं, वेपर में जाना शुरू कर देते हैं, इनटू वेपर। ठीक है, सरफेस वाले पार्टिकल, कहने वाले सरफेस पार्टिकल्स, सरफेस पार्टिकल्स स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर, वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने आप हीट करोगे तो ये क्या होता है, इसको हीट जब देते हो तो यहाँ पे होता है कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे होता है आपका वेपोराइजेशन। क्या होता है, वेपोराइजेशन, या बोल सकते हो बॉइलिंग, एक तरह से बोलते हैं। तो जब हीट दोगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसमें जो होता है बॉइलिंग हीट गिवन, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिससे वो किस में चले जाते हैं, वेपर में चले जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। ठीक है, ये बल्क के पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक साथ वेपर में जाना शुरू करेंगे। और ये क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, यहाँ पे कोई हीट उट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे हीट अप्लाई किया जा रहा है, इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ऐसे खुले में। ठीक है, तो सरफेस के पार्टिकल जाना शुरू कर देंगे। वैसे वो भी कौन से जाएंगे, जो किनारे वाले हैं, बीच वाले बाद में जाते हैं। किनारे वाले पहले निकलेंगे, वेपर में चले जाएंगे, क्योंकि उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, सबसे कम लग रहा है। लेकिन जब हीट देते हो तो हीट देने पे क्या होता है, सभी पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो सब एक साथ क्या कर सकते हैं, मतलब सब क्या क्या करेंगे, वो लिक्विड में अरे वेपर में आसानी से कन्वर्ट होना शुरू कर सकते हैं। इतना काइनेटिक एनर्जी सब पार्टिकल्स के पास आ जाएगी कि वो वेपर में जाना जल्दी से शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सरफेस वाले पार्टिकल बस जाना शुरू करेंगे, यहाँ पे सब जाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे को समझानी थी आपको कि ये जो इवापोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना क्यों होता है, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल वेपर में जाते हैं। और ये बल्क फिनोमिना इसलिए होता है क्योंकि इसमें बल्क पार्टिकल सब एक साथ वेपर में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। आगे जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे यही चीज़ मुझको आपको बतानी कि इवेपोरेशन क्या होता है और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, बॉइलिंग में क्या अंतर है, इवेपोरेशन में क्या अंतर है, दोनों में तो वेपर में जा रहे हैं। ठीक है ना, वेपोराइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और नेक्स्ट करेंगे आगे क्लास में। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, मैंने बताया था जो 9 और 10 की क्लासेस वो किस दिन है, मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, तो अगले क्लासेस मिलेंगे। बाय बाय, जो कि क्या है नेक्स्ट मंडे को।